वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको क्लास 11th के लिए उर्दू का सबक नंबर 9 पढ़ाऊंगी। सबक का नाम है हमारी कहावतें और इस चैप्टर के मुसन्निफ हैं शानुल हक हक्की। तो बच्चों, ये चैप्टर कहावतों से रिलेटेड है। तो एग्ज़ाम में आपसे कहावतों के बारे में कि कहावत किसे कहते हैं वगैरह वगैरह सवाल ज़रूर पूछे जाएंगे। तो सबसे पहले कहावत से रिलेटेड जो इन्फॉर्मेशन है उसे जानना ज़रूरी है। तो कहावतों के बारे में पहले पढ़ लेते हैं। किसी भी ज़बान के अदब में ज़रबुल इम्साल या कहावतों की बहुत अहमियत होती है, यानी कि किसी भी लैंग्वेज के लिटरेचर में कहावतों की बहुत ज़्यादा अहमियत होती है। इन कहावतों का ताल्लुक़ हमारी ज़िंदगी के रोज़मर्रा के वाक़यात से होता है। ये कहावतें या ज़रबुल इम्साल इल्म व दानिश के ख़जाना होता है। कहावतें कहाँ से आती हैं, इन्हें कौन तसनीफ़ यानी कि कौन लिखता है, ये बताना मुश्किल है। कोई अफराद इदारा कहावतें तसनीफ़ नहीं करता है, यानी कि किसी एक शख्स ने या किसी एक इदारे ने कहावतें नहीं लिखी हैं। ये किसी एक समाजी या तहजीबी वाक़ये के ज़ेर असर खुद ब खुद वजूद में आई हैं। कहावतें कैसे वजूद में आई हैं? किसी एक समाज या किसी तहजीब या कल्चर या वाक़ये के ज़ेर असर खुद ब खुद वजूद में आ जाती हैं और फिर एक नस्ल से दूसरी नस्ल और बाज़ औक़ात एक मुल्क से दूसरे मुल्क तक पहुँच जाती हैं। कहावतों का ताल्लुक़ अवाम से यानी कि लोगों से है, इसलिए ज़रूरी नहीं कि इनका इस्तेमाल करने वाले आला तालीम याफ्ता हो, यानी कि बहुत पढ़े लिखे लोग हों। अनपढ़ शहरी देहाती घरों में रहने वाली औरतें, मुलाजमत पेशा लोग सभी बरजस्ता तौर पर कहावतों का इस्तेमाल करते हैं। कहावतों के बारे में एक मुसन्निफ़ ने लिखा है कि कहावत ऐसे अक़वाल यानी कि ऐसे जुमलों को कहना चाहिए जो किसी किताब या रिसाले से न लिए गए हों। चूँकि कहावतों की तख्लीक़ और उनकी नशोनुमा आम आदमी के ज़रिए होती है, इसलिए आम आदमी उन्हें बरजस्ता तौर पर इस्तेमाल करते हैं। तो बच्चों, यहाँ पर मैंने आपको कहावतों से रिलेटेड पूरी ही इन्फॉर्मेशन पढ़कर बता दी है। आप एग्ज़ाम में किसी भी सवाल के जवाब को अब आसानी से लिख सकते हैं। बच्चों, मुसन्निफ़ का इंट्रोडक्शन पढ़ना भी बहुत ज़रूरी है क्योंकि एग्ज़ाम में ज़रूर आएगा। तो शानुल हक हक्की की पैदाइश 1917 में और इनका इंतकाल 2005 में हुआ। शानुल हक हक्की का ताल्लुक़ दिल्ली के कदीम यानी कि बहुत पुराने और मुमताज़ यानी कि मशहूर घराने से था। इस ख़ानदान ने मुल्क में इल्म व फ़ज़ल की रोशनी फैलाने में अहम किरदार अदा किया, यानी कि इस ख़ानदान के ज़्यादातर लोग बहुत ज़्यादा इल्म रखने वाले थे और इन लोगों ने लोगों को इल्म दिया और इल्म फैलाने में मुल्क के अंदर, कौम के अंदर बहुत अहम किरदार अदा किया। हक्की के जद्दा यानी कि अजदाद, बाप दादा आला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फ़ारसी और अरबी के तकरीबन 16 किताबों के मुसन्निफ़ थे। समझ में आया कि हक्की के जद्दा यानी कि अजदाद आला शेख अब्दुल हक मुहद्दिस दहलवी फ़ारसी और अरबी की तकरीबन 16 किताबों के मुसन्निफ़ थे। उनके बेटे मौलाना नूरुल हक भी आला पाए के मुसन्निफ़ थे, यानी कि बहुत बड़े मुसन्निफ़ थे। मिर्ज़ा गालिब के एक मुमताज़ शागिर्द सैफुल हक अदीब का भी इसी ख़ानदान से ताल्लुक़ था। शानुल हक हक्की के वालिद भी बड़े इल्म वाले थे। कदीम और जदीद इल्म पर इनकी गहरी नज़र थी। वो शायरी का भी बहुत ज़ौक़ रखते थे। इन्होंने दीवाने हाफिज़ का उर्दू में तर्जुमा किया था। इसके अलावा इनकी 2 किताबें अफ़सानाए पद्मनी और मुताल्लाए हाफिज़ को अपने ज़माने में बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई थी। फ़ारसी और उर्दू पर शानुल हक हक्की की गहरी नज़र थी। किस पर? फ़ारसी और उर्दू पर। उन्हें अदब के साथ साथ ज़बान से भी यानी कि लैंग्वेज से भी बहुत दिलचस्पी थी, यानी कि लिटरेचर कल्चर के साथ साथ उन्हें ज़बान लैंग्वेज से बहुत दिलचस्पी थी। वो अदब और ज़बान दोनों का बहुत अच्छा ज़ौक़ रखते थे, नॉलेज रखते थे। मक्की साहब की इब्तिदाई तालीम दिल्ली में हुई। आला तालीम इन्होंने अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से हासिल की। इन्होंने मुख्तलिफ़ इस्नाफ़ अदब में कारे है नुमाया अंजाम दिए, यानी कि इन्होंने बहुत सारे मुख्तलिफ़ टाइप के इस्नाफ़ में यानी कि उर्दू लिटरेचर के प्रकारों में तबा आज़माई की। शायरी, अफ़साना, ड्रामा, तनकीद, तहक़ीक़, तर्जुमा निगारी और लुग़त साज़ी यानी कि लुग़त लिखना इनके ख़ास दिलचस्प मौजू थे। इन्होंने बच्चों के लिए भी बहुत सी किताबें लिखी। संस्कृत और अंग्रेज़ी से उनके बाज़ तर्जुमों को बहुत ज़्यादा शोहरत हासिल हुई। थियारस यानी कि मुतरादिफ़ लफ्ज़ की लुग़त और लुग़त की तरतीब व
تدوین کے میدان میں بھی حقی صاحب کا مرتبہ بہت بلند ہے، یعنی کہ ڈکشنری لکھنے میں، مترادف لفظ لکھنے میں۔ ان کے تنقیدی مضامین کا مجموعہ نقطۂ راز اردو شعب و ادب کے کئی نامعلوم گوشوں کا احاطہ کرتا ہے۔ مکی صاحب اردو کے بہت زیادہ یعنی کہ ممتاز عالموں اور زبان دانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ یاد رہے گا کہ حقی صاحب اردو کے ممتاز عالموں اور زبان دانوں میں شمار کیے جاتے ہیں۔ اب بچوں، سبق کو پڑھنے سے پہلے الفاظ معنی جاننا نہایت ضروری ہے، کیونکہ ایگزام میں 3 یا 4 الفاظ معنی آپ سے ضرور پوچھے جائیں گے۔ تو ناطق کہتے ہیں بولنے والے کو، جنبش کہتے ہیں حرکت کو، ڈھب کہتے ہیں طریقے کو، لطیف کہتے ہیں نرم یا پاکیزہ کو، تیش کہتے ہیں غصے کو، سرکش کہتے ہیں مغرور کو، معاہدہ مطلب سمجھوتا، نامہ بر یعنی کہ خط پہنچانے والا، مسلط کہتے ہیں حاوی کو، رام کرنا یعنی کہ فرما بردار بنانا، ناخواندہ کا مطلب ہوتا ہے ان پڑھ، کنیا کہتے ہیں پوشیدہ بات کو۔ تو بچوں، میں اب آپ کو اس چیپٹر کا خلاصہ سمجھا رہی ہوں، جسے پڑھ کر آپ ایگزام میں کسی بھی کوشچن کا آنسر اپنے لفظوں میں آسانی سے لکھ سکتے ہو۔ تو پڑھنا سٹارٹ کرتی ہوں۔ ہماری کہاوتی چیپٹر اردو کے ممتاز عالم اور زباندہ شان الحق حقی کا لکھا ہوا ہے۔ یاد رہے گا کہ ہماری کہاوتی چیپٹر اردو کے ممتاز یعنی کہ مشہور، عالم اور زباندہ شان الحق حقی کا لکھا ہوا ہے۔ اس مختصر مضمون میں انہوں نے بتایا ہے کہ کہاوت یا پھر مثل یا ضرب المثل کسے کہتے ہیں اور وہ کس طرح وجود میں آئی۔ وہ لکھتے ہیں کہ انسان بولنے والا جاندار یعنی کہ حیوان ناطق ہے۔ یوں تو دیگر جاندار مختلف بولیاں بولتے ہیں، لیکن معنوں کے ساتھ بامعنی لفظوں میں بات کرنے کا ہنر صرف انسان کو حاصل ہے۔ بات کو ادا کرنے کے بہت سے ڈھب یعنی کہ ڈھنگ ہوتے ہیں، جسمانی حرکت، اشارے، اچھل کود وغیرہ، لیکن لفظوں میں بات کرنا آدمی ہی سے مخصوص ہے، اور بات کو مؤثر طریقے سے ادا کرنے کا ایک طریقہ کہاوت یا مثل کا استعمال بھی ہے، جسے ضرب المثل کہتے ہیں۔ ان مثلوں یا کہاوتوں میں بڑے گھر کی باتیں، زندگی کے تجربات کا نچوڑ اور ایک طرح کی شاعری بھی ملتی ہے، یعنی نازک لطیف باتیں بھی شامل ہوتی ہیں۔ کہاوتوں کی اس تعریف و توضیح کے بعد حقی صاحب نے آنکھوں پر پلکوں کا بوجھ، آپ کاج مہاکاج، آگ پانی کا کیا میل، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بجتی، پانچوں انگلیاں ایک سی نہیں ہوتی، ٹھنڈا لوہا گرم لوہے کو کاٹتا ہے، کیا مرغ نہ ہوگا تو سویرا بھی نہ ہوگا، چنے چابو یا فقیری بجا لو، سوتا سوتے کو نہیں جگاتا، شیر کی پیٹھ پر کاٹھی کسنا، لکھتم کے آگے بکتھم کیا چیز جیسی کہاوتوں کے ترجمے یعنی کہ تشریح کی ہے۔ وہ مزید کہتے ہیں کہ ہماری زبان کے الفاظ کا سرمایہ محاورت اور کہاوتیں ہی ہیں۔ یہ اس زمانے کی یادگار ہیں جب یہ آزاد تھیں، یعنی کہ اس پر کسی چیز کا بوجھ نہیں تھا، اس کے پر بندھے ہوئے نہیں تھے۔ اب ہم نے اپنے اوپر انگریزی زبان کو مسلط کر لیا ہے۔ اس کے بعد سر سید کے ایک مضمون کا اقتباس نقل کرتے ہوئے سر سید کے لفظوں میں کہتے ہیں کہ انگریزی قوم نے جو اس قدر ترقی کی ہے، وہ صرف اس بات کا نتیجہ ہے کہ تمام علم و فنون اسی زبان میں یعنی کہ انگریزی میں لکھے گئے ہیں جو وہ لوگ بولتے ہیں۔ اسی طرح جب تک تمام علوم و فنون ہماری زبان میں نہ ہوں گے، ہم جاہل اور نالائق ہی رہیں گے، اور کبھی عالم تربیت نہ کبھی عام تربیت نہ ہو پائے گی۔ تو یہاں سے میں نے آپ کو بچوں اس چیپٹر کا پورا خلاصہ پڑھ کر بتا دیا ہے، آپ ایگزام میں اپنے لفظوں میں لکھ سکتے ہو۔ اب اس چیپٹر سے متعلق کچھ ریپیٹڈ کوشچن آنسر ہیں جو کہ آپ سے ایگزام میں پوچھے جا سکتے ہیں۔ اس کے بعد میں آپ کو لاسٹ میں ٹیکسٹ بک کے کوشچن آنسر سمجھاؤں گی۔ انسان کو کہا جاتا ہے انسان کو کیا کہا جاتا ہے اور انسان کن لفظوں میں بات کرتا ہے؟ تو انسان کو کیا کہا جاتا ہے؟ انسان کو حیوان ناطق کہا جاتا ہے، یعنی کہ ایسا جاندار جو بولنے والا ہے اور بامعنی لفظوں میں بات کرتا ہے، معنوں کے ساتھ لفظوں میں بات کرتا ہے۔ اگلا سوال ہے، انسان بولنے اور بات کہنے کے لیے کن چیزوں کا سہارا لیتا ہے؟ انسان جب اپنی بات کہتا یا بولتا ہے تو اسے ادا کرنے کے لیے لفظوں اور جملوں سے کام لیتا ہے، اشاروں کنائیوں کا سہارا بھی لیتا ہے، انگلی گردن یا سر کی جنبش، آنکھیں، تیور سبھی بات کی ادائیگی میں کام آتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، کہاوت یا مثل کسے کہتے ہیں؟
आदमी ही लफ्ज़ों के ज़रिए बात करता है और किसी बात को मौसर तरीके से अदा करने का ये तरीका कहावत या मिसल कहलाता है, जिसमें इंसानी तजुर्बात शामिल होते हैं। मिसलों या कहावतों की क्या खूबी होती है? जवाब होगा, मिसलों या कहावतों में बड़े घर की बातें होती हैं। इनमें ज़िंदगी के तजुर्बात का निचोड़ भी पाया जाता है और एक तरह की शायरी भी मिलती है, यानी कि नाजुक या लतीफ़ बात। अगला सवाल है, ज़बान किन बातों की इक्कासी करती है? तो जवाब होगा, हर ज़बान कौम के ज़हनी सलाहियतों तजुर्बात से पूरा फ़ायदा उठाती है और वो इन्हीं सलाहियतों और तजुर्बात की इक्कासी करती है। ज़बान किस तरह ठिठर जाती है? तो जवाब होगा, ज़िंदगी में हर दौर सब कामों के लिए ज़बान इस्तेमाल हो तो खूब फलती फूलती है, लेकिन अगर ये इस तरह से इस्तेमाल ना हो तो इसमें नए लफ्ज़ शामिल नहीं हो पाते हैं और वुसअत यानी कि फैलाव भी नहीं हो पाता, इसलिए ये ठिठर जाती है। अगला सवाल है, अंग्रेज़ी ज़बान को मुसल्लत करने के क्या नुकसानात हुए? तो जवाब होगा, अंग्रेज़ी ज़बान को मुसल्लत करने का ये नुकसान हुआ कि उर्दू ज़बान इल्मी ज़बान ना बन सकी और हमने अपने अलूम दफनून को अंग्रेज़ी ज़बान के ज़रिए पढ़ा और सीखा, यानी कि अपने सब्जेक्ट्स को, इम्पोर्टेंट बातों को हमने उर्दू की बजाय अंग्रेज़ी ज़बान में पढ़ना सीखा, इल्म हासिल किया। अगला सवाल है, अंग्रेज़ी कौम की तरक्की का क्या राज है? तो अंग्रेज़ी कौम की तरक्की का राज ये है कि इन्होंने तमाम इल्म यानी कि उल्म व दफनून उस ज़बान यानी कि अंग्रेज़ी में जो कि वो बोलते हैं उसी के अंदर इल्म हासिल किया। अगर अंग्रेज़ ज़बान में तमाम उल्म व दफनून ना बोलते बल्कि लैटिन, ग्रीक या फ़ारसी, अरबी में बोलते तो अंग्रेज़ी ज़बान इस कदर ना तरक्की करती और अंग्रेज़ जाहिल और बेइल्म होते। अगला सवाल है, सर सैयद ने उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए क्या बात कही थी? जवाब होगा, सर सैयद ने उर्दू ज़बान की तरक्की के लिए अंग्रेज़ी ज़बान की मिसाल देते हुए कहा कि इन्होंने अंग्रेज़ी ज़बान में ही तमाम उलूम व दफ़ून इसी ज़बान में हासिल किए हैं जो लोग वो बोलते हैं। जब तक तमाम उलूम हमारी ज़बान उर्दू में ना होंगे, ना उर्दू ज़बान तरक्की करेगी और ना कभी आम तरबियत होगी। पढ़े लिखे होने के बावजूद हम नालायक ही रहेंगे। अब बच्चों, इस चैप्टर के टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर हैं, पढ़कर बताती हूँ। कहावत या मिसल किसे कहते हैं? चंद लफ्ज़ या मुख्तसर जुमला जो मौसर अंदाज में कोई शख्स मफ़हूम अदा करे और उसे अपने मतलब की अदायगी में बार बार इस्तेमाल किया जाए, कहावत या मिसल कहते हैं। कहावत की बार बार अदायगी की वजह से इसे ज़रबुल मिसल भी कहा गया। अगला सवाल है, आपकाज महाकाज इस कहावत का मतलब अपने लफ्ज़ों में लिखो। तो इस कहावत का मतलब है अपना काम खुद करना चाहिए। हम अपना काम खुद जिस तरह अंजाम देंगे, इसके लिए जितनी मेहनत करेंगे कोई दूसरा शख्स उस कदर सलीके और मेहनत से नहीं कर सकता, इसलिए इसे महा यानी कि बड़ा कहा गया है। अगला सवाल है, ज़बान किस तरह फलती फूलती और फैलती है? जब ज़बान ज़िंदगी में हर तरफ सब कामों के लिए इस्तेमाल की जाए तो ये खूब फलती है और फूलती है, क्योंकि कसरत इस्तेमाल से ही इसमें लफ्ज़, मुहावरों, कहावतों, इस्तिलाहात और तलमीहात का इजाफा होता है और ज़बान में मुख्तलिफ़ उलूम दफनून के अदा करने की सलाहियत पैदा होती है। कहावतें और मुहावरात किस ज़माने की यादगार हैं? हमारी ज़बान के अल्फाज, सरमाया, मुहावरात और कहावतें उस ज़माने की यादगार हैं जब ये आज़ाद थी, यानी कि इस पर किसी तरह की कैद नहीं थी, इसके पर नहीं बंधे हुए थे। अब हमने अंग्रेज़ी ज़बान को अपने ऊपर मुसल्लत कर लिया और हम आम ज़िंदगी में भी अंग्रेज़ी में बात करते हैं। अनपढ़ और जाहिल लोग भी बेतकल्लुफ़ी के साथ अंग्रेज़ी अल्फाज बोलते हैं। अगला सवाल है, पाँचों उंगलियां एक सी नहीं होती, इसका मतलब बताओ। हम अपना हाथ देखें तो साफ नज़र आ जाएगा कि तमाम उंगलियां एक जैसी नहीं, छोटी बड़ी होती हैं, यानी इनके साइज़ और बनावट में फ़र्क है। इसी हाथ को देखकर ये कहावत सामने आई और इसका मतलब है कि हर शख्स अपने मिजाज, मजाक, सलाहियत और तबीयत के मुताबिक अलग होता है। सभी लोग एक जैसे नहीं होते। एक कौम, एक मज़हब और एक मुल्क के लोग आदत, इतवार और मजहबी सलाहियतों के एतबार से एक दूसरे से जुदा या मुख्तलिफ होते हैं। जैसे कि पाँचों उंगलियां एक सी नहीं होती हैं। अमली काम के अंदर भैंस के आगे बीन बजाना की कहावत के मुताबिक अपनी ज़िंदगी का कोई वाक़या लिखना है, या तो आप स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना या फिर अपने लफ्ज़ों के अंदर अपने आप बना कर लिख लेना।